हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है डीएससी का 6th सेमेस्टर जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस, इसके यूनिट 1 के सेकंड टॉपिक को इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था एंड फर्स्ट टॉपिक किया था वाई टू स्टडी जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लिंग का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है। तो ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हम आपका यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक करेंगे। तो अगर आपके पास भी डीएससी में बीए या बीकॉम में 6th सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आपका यूनिट 1 का जो सेकंड टॉपिक है जो इस वीडियो में हम करेंगे वो है हाउ जेंडर एंड आई आर म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूट ईच अदर, मतलब कि लिंग तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे एक दूसरे को निगमित करते हैं। ठीक है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का तथा जो जेंडर है उसका आपस में क्या लिंक है, क्या कनेक्शन है, वो पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम जानें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा लिंग मतलब कि आईआर एंड जेंडर कैसे एक दूसरे को निगमित करते हैं, ये जानने से पहले हमको ये समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में लिंग की, जेंडर की क्या भूमिका है, क्या रोल हमें देखने को मिलता है जेंडर का इंटरनेशनल रिलेशन में। तो अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, तो शुरुआत से ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन होता आ रहा है। अलग अलग फिलोसोफर्स हुए, अलग अलग दार्शनिक हुए जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी। ठीक है, जैसे लिबरलिज्म, आइडियलिज्म, मतलब अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने के लिए। किसी ने यथार्थवाद का सिद्धांत दिया, किसी ने आदर्शवाद का सिद्धांत दिया, किसी ने उदारवाद का। ठीक है, तो लंबे समय तक यही चलता रहा, यही सिद्धांत जो है इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन होता रहा। लेकिन फिर आते हैं नारीवादी। उन्होंने कहा कि जो फीमेल पर्सपेक्टिव है, मतलब कि महिलाओं का जो दृष्टिकोण है, उससे भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि फेमिनिस्ट आईआर थ्योरी जो है वो भी हमको यूज़ करनी चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टडी के लिए। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो हमको नारीवादी सिद्धांत का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करके देखना चाहिए। इससे और भी अच्छे से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जान पाएंगे, क्योंकि उसमें महिलाओं का दृष्टिकोण जो है वो भी हमें जानने को मिलेगा। ठीक है, तो जब नारीवादी आए तो उन्होंने कहा कि हमको महिलाओं के दृष्टिकोण से भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखना चाहिए। ठीक है, शुरुआत में जो पारंपरिक दृष्टिकोण था, मतलब कि जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट था इंटरनेशनल रिलेशन का, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, वो मुख्यतः यथार्थवाद तथा उदारवाद पर आधारित था। यथार्थवाद जो कि बोलते थे कि देश, राज्य जो है वो स्वार्थी होते हैं तथा हर राज्य, हर देश अपनी खुद की शक्ति बढ़ाना चाहता है। ठीक है, हर राष्ट्र अपनी खुद की शक्ति बढ़ाना चाहता है, दूसरे को दबाना चाहता है। ठीक है, तो ये यथार्थवादी मानते थे कि ह्यूमन नेचर जो है वो बेसिकली नेचुरली सेल्फिश होता है। ठीक है, उसके बाद फिर उदारवादी आए जिन्होंने कहा कि हमको अलग अलग संस्थाओं का निर्माण करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है उनको बेहतर करने में संस्थाओं की मुख्य भूमिका होती है। तो उदारवादियों ने मुख्यतः संस्थाओं के निर्माण पर जोर दिया, जैसे यूएनओ। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो भी उदारवाद से ही प्रेरित थी। ठीक है, तो इस तरीके से पारंपरिक दृष्टिकोण जो था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए जो यूज़ किया जाता था, उपयोग किया जाता था, वो आमतौर पर युद्ध शक्ति तथा कूटनीति पर केंद्रित होता था। ठीक है, जिसमें युद्ध शक्ति तथा कूटनीति की ही सिर्फ बात होती थी। एंड ये सारे जो दृष्टिकोण थे ये पुरुषों के थे। ठीक है, जो कि मेल व्यू पॉइंट था, जो कि पुरुषों के द्वारा मानी जाने वाली धारणाएं थी। इसी कारण वो जो दृष्टिकोण था, पारंपरिक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में जो उपयोग होता था, उसमें हमको महिलाओं तथा अन्य लिंग समूहों की कोई भूमिका देखने को नहीं मिलती। महिलाओं की तथा अन्य लिंग समूहों की भूमिका उसमें नगण्य होती है, नेग्लिजेंट। ठीक है, एंड फिर क्या होता है, नारीवादी आते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत
की शुरुआत करते हैं, वो बोलते हैं कि महिलाएं जो हैं उनके जो धारणाएं हैं, उनके जो विचार हैं, उनके जो दृष्टिकोण है, उसका भी उपयोग होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में। इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हम बेहतर तरीके से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। उस टाइम पर जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन होता था तो फिर जब नारीवादी आए तो उन्होंने महिलाओं के दृष्टिकोण को भी मान्यता दी तथा महिलाओं के दृष्टिकोण को भी महत्व दिया। ठीक है, एंड फिर अगर हम आगे के टाइम पीरियड में देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लिंग की अन्य जगह पर भी हमको भूमिका देखने को मिलती है। ठीक है, कई जगह हमको लैंगिक समानता देखने को मिलती है, कई जगह असमानता देखने को मिलती है। तो बेसिकली हम ये जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमको लैंगिक असमानता देखने को मिलती है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लिंग की भूमिका को जान पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, युद्ध तथा सैन्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो युद्ध में आमतौर पर पुरुषों को प्रमुखता दी जाती है। ठीक है, आप देखते होंगे ज़्यादातर जो युद्ध होते हैं, सैन्य व्यवस्था होती है, सैनिक का जो पद होता है उसमें भी ज़्यादातर जो पुरुष है उनको ही नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि युद्ध तथा सैन्य व्यवस्था में भी लिंग आधारित भूमिकाएं ज़्यादा होती है। ठीक है, युद्ध को अक्सर पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है, जबकि शांति निर्माण में महिलाओं की भूमिका को कम आंका जाता है। इसी कारण संघर्ष के समय, युद्ध के समय पुरुषों को भेजा जाता था लड़ने के लिए। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, जब पुरुष लड़ने के लिए जाते थे, युद्ध करने के लिए जाते थे, तो युद्ध के समय, संघर्ष के समय जो महिलाएं होती थी तथा अन्य जो हाशिए पर मौजूद समुदाय होते थे, उन पर सबसे ज़्यादा हिंसा होती थी। ठीक है, जिससे हमको लैंगिक असमानता देखने को मिलती है तथा वो कैसे और गहरी हो जाती है ये जानने को मिलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से संघर्ष के समय महिलाएं तथा अन्य जो समूह थे जो कि अल्पसंख्यक होते थे, उन पर काफ़ी ज़्यादा हिंसा होती थी। ठीक है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो वैश्विक पूंजीवाद में, ग्लोबल कैपिटलिज्म में भी हमको महिलाओं की कम स्थिति देखने को मिलती है। महिलाओं को अक्सर कम वेतन मिलता है, महिलाएं जो है वो संगठित क्षेत्र में काफ़ी कम पाई जाती हैं। ज़्यादातर महिलाओं को असंगठित क्षेत्र मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में ही काम करना पड़ता है, जो कि नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, जिसमें सैलरी मतलब कि वेतन की कोई निश्चितता नहीं होती। ठीक है, वेतन कम होता है एंड रोज़गार की सुरक्षा नहीं होती, कभी भी उनकी नौकरी चली जाती है। ठीक है, तथा महिलाओं को ज़्यादातर घरेलू श्रम तक ही सीमित रखा जाता है। ठीक है, घर की चार दीवारी में श्रम करती है वो, घरेलू श्रम, वहीं तक उनको सीमित रखा जाता है। ठीक है, अगर हम श्रम विभाजन की बात करें, डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करें, तो ये भी ज़्यादातर लिंग आधारित होता है। ठीक है, जिसमें महिलाओं को निम्न स्तर के कार्यों में रखा जाता है, जबकि पुरुषों को उच्च स्तर के कार्य दिए जाते हैं, क्योंकि पुरुषों की जो क्षमता है उसको ज़्यादा माना जाता है महिलाओं की तुलना में। ठीक है, विकासशील देशों में महिलाएं माइक्रो फाइनेंस तथा छोटे व्यापारों के जरिए अर्थव्यवस्था में योगदान देती है, लेकिन उनको समान अवसर नहीं मिलते। ठीक है, जबकि विकसित देशों में हमको महिलाओं की स्थिति थोड़ी बेहतर देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू डेवलपिंग नेशंस। ठीक है, मतलब कि विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में महिलाओं की स्थिति ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है। ठीक है, कूटनीति की अगर हम बात करें, नेतृत्व की बात करें, तो कूटनीति में, डिप्लोमेसी में, ठीक है, नेतृत्व में भी पुरुषों का वर्चस्व रहा है। ज़्यादातर जो नेतृत्व का कार्य होता है, ज़्यादातर जो हमको नेता दिखाई देते हैं अलग अलग देशों में, नेता के पद पर ज़्यादातर हम पुरुषों को ही देखते हैं। ठीक है, काफ़ी कम महिलाएं होती हैं जो कि नेता के पद पर पहुंचती हैं, उच्च पद पर। ठीक है, इसके अलावा ज़्यादातर जो नीति निर्माण के कार्य होते हैं, ठीक है, उनमें भी महिलाओं की भागीदारी सीमित देखी जाती है। ठीक है, महिलाओं के नेतृत्व वाले देशों में शांति तथा समावेशी विकास की संभावनाएं ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि महिलाएं जो है वो अच्छे से नेतृत्व करती है, अच्छे से लीडरशिप करती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी काफ़ी कम ऐसे देश हमको देखने को मिलते हैं जहाँ पर महिलाएं नेतृत्व करें, जहाँ पर महिलाएं एज अ प्राइम मिनिस्टर या एज अ प्रेसिडेंट कार्य करें। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य वैश्विक संस्थाओं ने महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कई प्रयास
भी किए हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। अगर हम प्रवासन की बात करें, वैश्विक प्रवासन, इसमें भी महिलाओं की स्थिति कमज़ोर होती है। महिलाओं के साथ ज़्यादा शोषण किया जाता है, मानव तस्करी का वो ज़्यादा शिकार होती है, ठीक है। घरेलू श्रम तथा देखभाल क्षेत्र में प्रवासी महिलाएं ज़्यादा संख्या में होती है, लेकिन उन्हें कानूनी संरक्षण कम मिलता है, ठीक है। महिलाओं के लिए काफ़ी कम कानून भी देखने को मिलते हैं जो कि एक्टिवली इम्प्लीमेंट हो, ठीक है। कानून तो काफ़ी हो जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ही कम कानून हैं जिनमें ज़्यादा हमको एक्टिवनेस देखने को मिले, ठीक है, सक्रियता ज़्यादा देखने को मिले, तो काफ़ी कम ऐसे कानून होते हैं। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित समुदायों में भी ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, ठीक है। महिलाओं पर जलवायु परिवर्तन का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं में महिलाएं अधिक प्रभावित होती है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से संसाधनों की उपलब्धता घटती है, ठीक है। एंड महिलाओं की पारंपरिक जो भूमिका होती है, जैसे पानी लेकर आना, ठीक है, ईंधन का प्रबंध करना, खाने का प्रबंध करना, ये सब जो भूमिकाएं हैं महिलाओं की ज़्यादातर निर्धारित की जाती हैं। एंड जब जलवायु संकट पड़ता है तो महिलाओं को अपनी ये भूमिका निभाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर अकाल पड़ जाए तो महिलाएं पानी कहाँ से लेकर आएगी, है ना। एंड बाढ़ आ जाए तो सूखी लकड़ियाँ कहाँ से इकट्ठी करेगी ईंधन के तौर पर उपयोग करने के लिए। तो इस तरीके से जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है वो भी ज़्यादातर महिलाओं पर ही देखने को मिलता है, ठीक है। एंड सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा को पारंपरिक रूप से केवल सैन्य शक्ति से जोड़ा जाता था प्राचीन काल में, लेकिन फिर जब नारीवादी आए तो नारीवादियों ने इसको मानव सुरक्षा के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा जो है वो सिर्फ सैन्य शक्ति से संबंधित नहीं है, बल्कि सुरक्षा जो है ये किससे संबंधित है, मानव के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। एंड इसलिए वे युद्ध, हिंसा, स्वास्थ्य संकट तथा गरीबी को भी सुरक्षा के हिस्से में रखते हैं, ठीक है। निष्कर्ष देखिए, लिंग तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पारंपरिक जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें लिंग की भूमिका को नज़रअंदाज किया गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे नारीवादी दृष्टिकोण आया जो कि और भी ज़्यादा व्यापक होता गया, तथा नारीवादी सिद्धांतों ने ये दिखाया कि राजनीति, युद्ध, अर्थव्यवस्था, कूटनीति, प्रवासन, जलवायु परिवर्तन तथा सुरक्षा नीतियाँ गहराई से लिंग संरचनाओं से प्रभावित होती है, ठीक है। अभी हमने जाना कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अलग अलग क्षेत्र है जो कि लिंग से प्रभावित होते हैं, ठीक है। जहाँ पर हमको पुरुषों का प्रभुत्व देखने को मिलता है, महिलाओं की कम स्थिति देखने को मिलती है, जहाँ पर हमको लैंगिक असमानता देखने को मिलती है, तो हमने वो क्षेत्र जाने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।